नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे जैसे ये बांग्लादेशी सर्कस आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अपने एंड गेम की तरफ बढ़ रहा है। एंड गेम से मतलब कि जल्दी ही आपको बांग्लादेश में कुछ बड़ा होता दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह के संकेत भारत से आ रहे हैं, जिस तरह की तैयारियां भारत की तरफ से चल रही हैं और जो घटनाक्रम बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं, कम से कम ये उसी तरफ इशारा करते हैं। आज बात होगी कि किस तरीके से लगभग 48 घंटे पहले मैंने जिस बात का जिक्र किया था, अब लगभग उस पर मोहर लगती नजर आ रही है कि अब मोहम्मद यूनुस के जो दिन है बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा है नहीं। कम से कम 2 से 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ये दर्शाता है कि अब लोग और जो सिस्टम मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंदर लेके आया था वही अब इसे निकालना चाहता है। और जो थ्योरी मैंने आपके सामने रखी थी उसमें कहीं ना कहीं उस पर एक तरीके से स्टैंप लगती नजर आ रही है। और बात होगी कि किस तरीके से रशिया की एंट्री इस पूरे कार्यक्रम में हो गई है और पाकिस्तान और बांग्लादेश कौन सा ऐसा एग्रीमेंट करने जा रहे हैं जो भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। और सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान के साथ 8 और देश हैं जो इसी तरह का एग्रीमेंट करने जा रहे हैं और छोटी छोटी 2-3 और अपडेट्स हैं, उनके ऊपर भी चर्चा होगी। सबसे पहली बात मोहम्मद यूनुस वाले प्रकरण की। बांग्लादेश के अंदर उस्मान हादी नाम का व्यक्ति मरता है, उसके बाद बांग्लादेश में आग लग जाती है। एंटी भारत का सेंटीमेंट का इस्तेमाल करके जमात हो, आईएसआई हो, यूनुस हो, हर कोई उसको कैपिटलाइज करने का प्रयास करता है और साफ नजर आ जाता है, साफ बात खुल के आ जाती है कि इंटरनल सैबोटाज था। भारत का कोई अननोन गनमैन वनमैन वहां नहीं पहुंचा था। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस थ्योरी को मत चलाइए, क्योंकि कोई अननोन गनमैन बांग्लादेश के अंदर काम नहीं कर रहा है, कम से कम फिलहाल। क्योंकि जिस बॉइलिंग पॉट के ऊपर बांग्लादेश है, जिस तरीके से वहां पर आग लगी हुई है, भारत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसी दौरान एक और व्यक्ति की वहां पर हत्या हो जाती है, हत्या नहीं, उस पर गोली चल जाती है, अभी जिंदा है। उसका नाम है मुतालिब सिकदर, 42 साल का है। वो खुलना का डिविजनल चीफ है, जो एनसीपी पार्टी है उसका। और उसके बाद पूरा प्रयास होना शुरू हो जाता है कि इसको भी दूसरा उस्मान हादी बना दिया जाए, इसको भी वहीं दफना दिया जाए, बस किसी तरीके से मर जाए। लेकिन इसकी जो पोल है वो खुल जाती है बांग्लादेश के अंदर ही। वहां की पुलिस और वहां के जर्नलिस्ट ही इसकी पोल खोल देते हैं कि भैया ये कोई अननोन गनमैन वनमैन का काम नहीं है, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है। ये व्यक्ति, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान इन लोगों पे इतना पैसा, संसाधन, प्रभुत्व आ गया कि इनके दिमाग बहुत हाई फाई हो गए हैं। तो ये किसी की बहन के ऊपर गलत नजर रखे हुए था, लड़की वड़की का चक्कर का मामला था। कोई दूसरा आया, उसने कान के बराबर में लगाया और ट्रिगर खींच दिया और कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर अब वहां पर जो भी इस तरह की किलिंग होगी या इस तरह के अटेम्प्ट होंगे, भारत पे मरने का उसका प्रयास होगा। और दूसरा उस्मान हादी उसे बनाने का प्रयास था, लेकिन वो विफल हो गया। लेकिन अब जिस तरह का दबाव मोहम्मद यूनुस के ऊपर है, और खासकर जो उस्मान हादी की जो इनकलाब मंच है, उसने मोहम्मद यूनुस के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाया हुआ है कि ऐसा है, जो उस्मान हादी का जो किलर है ना, उसे 24 घंटे के अंदर ढूंढ कर लाइए। खैर वो अल्टीमेटम पूरा हो गया और उसके बाद और 24 घंटे का टाइम दिया है, शायद आज शाम तक का टाइम है। पहले ही बताया था कि उन्होंने वहां का जो होम एडवाइजर है, जैसे यहाँ पे अमित शाह है, ऐसे वहां का जो होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर नहीं होगा, होम एडवाइजर होगा, उसका इस्तीफा मांगा था और उसका इस्तीफा हो गया है। उसका नाम है जहांगीर आलम चौधरी। पहले ही बताया था धीरे धीरे इन सबको एलिमिनेट करेंगे और जमात और इस तरह के हार्डलाइनर एलिमेंट्स जो हैं वो सरकार पे कब्जा करने का प्रयास करेंगे और मोहम्मद यूनुस को यहां से हटाने का प्रयास होगा। उनका यह मानना है इसका काम निपट गया, जो इससे चाहिए था हो गया। शेख हसीना भाग गई, तख्ता पलट हो गया, हमारा स्ट्रीट पे कब्जा हो गया, अब हमारी बारी सरकार में बैठने की है। इन इंपोर्टेड लोगों की सरकार में बैठने की जिम्मेदारी नहीं है, हम बैठेंगे। और दबाव बनाना शुरू कर दिया मोहम्मद यूनुस को कि भैया वो जो किलर है ना उसे ढूंढ के लाओ। पहले तो कह दिया कि भारत भाग गया, अब वहीं की पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि वो भारत भाग गया है, हमें पता नहीं है कहां है। अब कहां से ढूंढ के लाएगा मोहम्मद यूनुस, क्योंकि किया तो कार्यक्रम उन्होंने ही है बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उस स्ट्रीट पावर पे कब्जा करने के लिए, उस अराजकता को करने के लिए। अब मान लीजिए उसे कहीं से ले आते हैं और वो उसने बोल दिया कुछ, यानी कहीं ना कहीं उसे एलिमिनेट करने का प्रयास होगा। तो जिस तरीके से इनकलाब मंच कम से कम ढाका के अंदर उसका एक ठीक ठाक प्रभाव है, अब मोहम्मद यूनुस के नाक में दम करने वाला है। और मेरा एक ऑब्जर्वेशन और है कि भैया जब इस तरह का केओस होता है ना, जब किसी को पता नहीं होता कौन किसके साथ है, क्योंकि इतनी पार्टियां हो गई हैं, इतने खिलाड़ी मैदान में उतर गए हैं और सब अलग रंग की जर्सी पहन के हैं, किसी को नहीं पता कौन किसके साथ है।
सब अपने शॉर्ट टर्म हित देख रहे हैं। तो भैया इनमें से दो चार को सेट करना, तोड़ लेना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जिस तरीके से इनकलाब मंच अब खुलकर यूनुस के खिलाफ खड़ा है, तो हो सकता है कि बांग्लादेश का कोई ऐसा दुश्मन देश हो, मुझे नहीं पता, कोई हो, शायद उसने ही एक रिवर्स इंजीनियरिंग खेल दी हो अंदर। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप थे कि 10-12 लड़ रहे हैं साथ में, एक दो को कर लिया जाता था, कार्यक्रम मोड़ लिया जाता था और उनको इंसाइडर बना दिया जाता था और सिस्टम फिर उसी से हाईजैक कर लिया जाता था। तो हो सकता है कि किसी ने बांग्लादेश में भी ये कार्यक्रम शुरू कर दिया हो, संभावना है। मैं एक थ्योरी है, मैं ये नहीं कह रहा ये है। तो जो बहुत लोग कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश पे एक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, रुक जाइए साहब, कोर्सिव डिप्लोमेसी भी होती है, अंदरूनी तौर पर बहुत सारी चीजें चलती हैं। खिलाड़ी कब पलट जाए, क्योंकि वो खिलाड़ी खेल तो पैसे के लिए और पावर के लिए रहा है। अगर कोई और प्रॉमिस कर दे तो भैया वो उसकी तरफ से भी खेल सकता है। तो अनंत संभावनाएं हैं इस बांग्लादेशी खेल में। इसलिए कहता हूं कि जो हार्ड एक्शन है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो संभवतः अंदर कौन असल में किसके लिए खेल रहा है, किसी को कोई जानकारी है नहीं, सब अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यूनुस से अब इनकलाब मंच सवाल पूछ रहा है और कह रहा है जाने नहीं देंगे, पकड़ के ला। कहां से लाएगा पकड़ के, क्योंकि आदमी तो अपना ही है। अब उसी मोहम्मद यूनुस पे चलिए, तो अंदरूनी है, ये तो कह सकते हैं कि छोटा सा इन्फ्लुएंस है, ढाका तक सीमित है, क्या है, कोई संभाल लेगा। लेकिन जो मास्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने असल में यूनुस को भेजा है, जो असली खिलाड़ी हैं, जो चेस के बोर्ड पे जो असली चालें चल रहे हैं, उन्होंने अब यूनुस से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। हुआ यह है कि जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, उसको बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव्स, बड़े बड़े नाम, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी है कि भैया ये यूनुस नाम का व्यक्ति है, आपने इसे नोबेल प्राइज दिया था, ये क्या कार्यक्रम कर रहा है, वहां माइनॉरिटीज के ऊपर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। यानी कि ये इसका काम खत्म हो गया है, अब इसको वहां से एग्जिट दिलानी है। और जो लोग ये सोच रहे थे कि यूनुस हमारा काम करेगा क्योंकि वो नहीं कर पा रहा, अब इसका एग्जिट प्लान तैयार किया जा रहा है, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भैया कुर्सी से चिपके मत रहो, बाहर निकलो, अब तुम्हारा काम ये जमाती और ये सब आईएसआई और ये सब करेंगे, इनको आउटसोर्स कर दिया है। तो वहां से भी अब इसके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया है। आप जल्दी ही यूनुस को निकलते दिखाई देंगे, क्योंकि जो तारिक रहमान है बीएनपी वाला, 25 तारीख को आने वाला है, एक रोड शो कर रहा है, और मैं उसकी सिक्योरिटी के लिए निश्चित तौर पर कंसर्न हूं, क्योंकि ये जिस तरीके से हार्डलाइनर ग्रुप्स है ना, चाहते नहीं है वो आए, क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाता है और बीएनपी की सरकार आ जाती है तो इनका सारा रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। तो बांग्लादेश में बहुत कुछ चल रहा है, और जो सिचुएशन है बांग्लादेश में, और खासकर भारत की सिक्योरिटी के लिए जिस तरीके से जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, वो कंसर्न वाली है। क्योंकि जो सीडीएस है हमारे अनिल चौहान जी, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें, और ये बार बार कही जा रही है, बार बार टॉप लीडरशिप की तरफ से कही जा रही है कि हमें तैयार रहना है, जल्दी ही कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमें दो तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, एक शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट लाइक ऑफ सिंदूर, 3-4 दिन का कार्यक्रम और बड़ा बड़ा सामान और कार्यक्रम निपट गया, और दूसरा लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कई देशों से लैंड डिस्प्यूट्स हैं। यानी कि इस बार भारत अपने लैंड डिस्प्यूट्स भी सुलझाएगा संभवतः, या कम से कम कुछ डिस्प्यूट सुलझा लेगा संदेश देने के लिए। जो जीओसी वेस्टर्न कमांड थे ना, उन्होंने कहा था कि इस बार जो लैंड है वही असली करेंसी है जीत की, और उसी को हम लेंगे, उसी चीज को रिआइटरेट किया है। और भारत को अब उसमें सहयोगी भी मिल रहे हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अब रशिया ने भी अपनी बात रखी है, माफ कीजिएगा, रशिया ने भी अब अपनी बात रखी है। जो रशिया के एम्बेसडर हैं बांग्लादेश के अंदर, अलेक्जेंडर खोजिन, उन्होंने कहा कि ऐसा है बांग्लादेश वालों, जल्दी से जल्दी भारत के साथ अपनी जो टेंशन वेंशन है ना, इसे सुलझा लो, लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे लिए बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें आजादी मिली थी ना, वो भारत और रशिया के सहयोग से ही मिली थी। इसका मतलब साफ संदेश है, जो बांग्लादेशी बार बार कहते हैं ना मुक्ति वाहिनी ने जीता, भारत का क्या रोल था, यानी जो यहां पर ग्रेट गेम चल रहा है, क्योंकि रशियन जो एनर्जी इक्विपमेंट्स थे उसके गोदाम में भी तो आग लगा दी थी ना इन्होंने,
तो नुकसान तो उन्हें भी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, लगभग $1 बिलियन का नुकसान हुआ था वहां पर। और वहां पर रशियन ऑपरेटिव्स भी काम कर रहे हैं। जो वियना है ना यूरोप में, वही स्थिति बांग्लादेश की है, बस ये थोड़ा और डेडली है। वहां सिर्फ वैसा चलता है, यहां कुछ और कार्यक्रम भी एक्स्ट्रा चल रहा है। अब रशिया भी इसमें कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है, भारत के साथ खड़ा है। और भारत ने अभी जब पुतिन की विजिट हुई थी रशिया के साथ, रेलोस नाम का एक एग्रीमेंट साइन किया था। रशिया की पार्लियामेंट में 1 साल से था वो, लेकिन अभी क्यों उसको पास किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना। और क्या है इस एग्रीमेंट में कि भैया लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट है कि उधर की सेना इधर, इधर की सेना उधर जा सकती है। क्या भारत कोई चीज एंटिसिपेट कर रहा था? क्या भारत को समझ आ रहा था कि जल्दी ही हम किस मुहाने पर खड़े होने वाले हैं? तो हमें ऐसे सहयोगियों की जरूरत होगी, क्योंकि 1971 से पहले भी भारत और रशिया ने एक एग्रीमेंट किया था। खैर उसकी इंटेंसिटी अलग थी कि एक पे हमला मतलब दूसरे पे हमला माना जाएगा, वो एक अलग लेवल पर था। लेकिन यहां पर भी एक एग्रीमेंट है। और कल को भारत के असिस्टेंस के लिए कोई रशियन प्लेन्स, ट्रूप्स, इक्विपमेंट्स, बहुत कुछ अगर भारत आता है, तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि देखिए रशिया यहां रहा। भारत कहेगा हमारा तो एग्रीमेंट है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, कुछ सैनिक आए हैं या ट्रेनिंग व्रेनिंग करके चले जाएंगे। लेकिन सहयोग के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही भारत और रशिया का है, भारत रशिया में भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर रशिया जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, वो एक मैसेज है बांग्लादेश को नहीं, उन लोगों को जो बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि इसका इस्तेमाल करोगे तो हम भी आएंगे इस सेगमेंट में, इस एरिया में, तो हम भी भारत के पीछे अपना वेट रखेंगे, अकेला नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि भारत को एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझा दिया जाएगा, तो उसका जवाब देने के लिए भारत के भी जो बेहतर दोस्त हैं वो साथ खड़े नजर आएंगे। और भारत का दोस्त तो रशिया है, वो साथ दे रहा है। अब बांग्लादेश की स्थिति यह है कि बांग्लादेश भी अपना एक सहयोगी ढूंढ रहा है। बांग्लादेश को भी लग रहा है यार कहीं से तो कुछ सपोर्ट आ जाए। अब पाकिस्तान के साथ वो एक बड़ा एग्रीमेंट कर रहा है, एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, बड़े बड़े भारी भारी शब्द, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एग्रीमेंट होगा। एक दूसरे से जो ट्रेनिंग है वो की जाएगी, एक दूसरे से जो अपने रक्षा संबंध है उनको बेहतर किया जाएगा, हथियार लिए जाएंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, बहुत कुछ है इसके अंदर। और ये कहा जा रहा है कि मतलब एक पे हमला मतलब दूसरे पे हमला, जैसे पाकिस्तान ने किया ना सऊदी अरब से। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान का तो कुछ ऐसा है कि सऊदी अरब को भाड़े पे अब सैनिक आसानी से मिल जाएंगे, और बांग्लादेश को ये लगता है कि पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। पाकिस्तान को अपने सैनिक कहां कहां भेजने हैं भाई? सऊदी में भी भेजने हैं, गजा में भी भेजने हैं, अफगानिस्तान की बॉर्डर पे भी लगाने हैं, भारत की बॉर्डर पे भी लगाने हैं, ईरान की बॉर्डर पे भी लगाने हैं, अब बांग्लादेश भी मांगेगा। तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि इसमें पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं है। ये एक रास्ता तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका और चाइना वाया पाकिस्तान बांग्लादेश को वो सपोर्ट पहुंचा सके। एग्रीमेंट करा दिया, अब बांग्लादेश कहेगा कि भैया मुझे फला प्लेन चाहिए, पाकिस्तान कहेगा हाँ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, लो F-17 पकड़ लो, J-17, JF-17, अब F-16 ले लो, अब ये वाला ले लो। वो उसके थ्रू सारा का सारा राउट करके बांग्लादेश भेजा जाएगा। और ऑलरेडी हो रहा है। बांग्लादेश जो ये हथियार खरीद रहा है, प्लेन खरीद रहा है, ये टाइफून ड्रोन्स खरीद रहा है, बायरेक्टर ड्रोन्स खरीद रहा है टर्की से, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीद रहा है चाइना से, और अब पाकिस्तान की एंट्री इसके अंदर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर भारत को घेरने की तैयारी है, कि जो आसिम मुनीर कहता था ना कि 2 एंड से हम घेरेंगे, पाकिस्तान भी करेगा और बांग्लादेश भी करेगा और पूर्वी से इस बार हमला होगा, वो तैयारी है पूरी की पूरी। और कुछ खेप पहुंच भी गई है वहां पर। आप मर्चेंट जो शिप्स हैं उसके माध्यम से भेजते हैं कि भैया हम तो आलू प्याज भेज रहे थे, उसमें अंदर कुछ भी रख के भेज दीजिए। वो ऑलरेडी सप्लाईज बांग्लादेश के अंदर हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। और डिफेंस एग्रीमेंट के माध्यम से इसको और तेजी करने का प्रयास है। लेकिन हां, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को पता है कि मैं एक निर्वाचित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं हूं, तो उसने कहा है कि ये एग्रीमेंट सब ड्राफ्ट तैयार हो गया है, सब तैयारी है, बस सिग्नेचर होने हैं, वो सरकार बनने के बाद होगा। और इस एग्रीमेंट को अगर सही में लागू करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बीएनपी आती है या कोई और आता है तो संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर सही में 100%
के साथ इसे अप्लाई करना है तो वहां पर जमातियों को सरकार बनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अब वहां पर बांग्लादेश को आर्म करने का प्रयास है। और ध्यान दीजिएगा, रशिया के खिलाफ यूक्रेन को भी ऐसे ही तैयार किया गया। 8-10 साल लगे। 2014 से प्रयास शुरू हो गया तो 2022, 21-22 तक जाकर वो तैयारियां पूरी हो पाई। बांग्लादेश को भी धीरे 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 कभी रेडिकलाइजेशन के नाम पर उसे तैयार किया जा रहा है, कभी हथियार देने के नाम पर उसे तैयार किया जा रहा है, कभी डिप्लोमेसी के नाम पर उसे तैयार किया जा रहा है, कभी भाई तूफान आने वाला है उसकी ट्रेनिंग देने के लिए अमेरिकी सेना वहां उतर रही है, कभी वहां की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए वहां की सेना उतर रही है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है ना, कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना देंगे म्यांमार तक, जो ये सब कुछ कार्यक्रम चल रहा है, ये धीरे धीरे बांग्लादेश को तैयार किया जा रहा है। और भारत का जो विंडो है ना, बहुत नैरो होता जा रहा है कि जितना बांग्लादेश तैयार होगा, भारत का वो विंडो नैरो होता जाएगा। जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि 48 घंटे का काम है, 72 घंटे का काम है, टेरेन ऐसी है, टेरेन वैसी है। मैं कह रहा हूं 48-72 घंटे में निपटा देंगे काम, लेकिन जो नुकसान कर सकता है वो, क्या उसके लिए तैयार हैं क्या? अगर वो आम हो जाता है, उसके पास बेहतर हथियार, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ जाते हैं, इंटेलिजेंस सपोर्ट आ जाता है, और उधर से पाकिस्तान भी चालू हो जाता है, तो क्या उसके लिए तैयार है? निश्चित तौर पर आप जीत जाएंगे, लेकिन नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसलिए भारत को जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को निपटाइए, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, ओवर्टली, कोवर्टली, जैसे हो। सर्जरी का समय है। पहले प्रयास हल्की डोज से शुरुआत कीजिए, चल रही है, ऐसा नहीं है। सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, मैं तो यही मानता हूं, लेकिन उससे पहले मरीज पे जितना हो सके उतना कार्यक्रम कीजिए। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके, और पाकिस्तान जो एग्रीमेंट कर रहा है ना बांग्लादेश से, लगभग 8 और देशों से पाकिस्तान ऐसा एग्रीमेंट करने का प्रयास कर रहा है। तो सिर्फ बांग्लादेश को तैयार नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान को भी तैयार किया जा रहा है। और बहुत लोग जिस तरीके से इशारा करते हैं ना कि भविष्य मालिका में 14 देश भारत के ऊपर हमला करेंगे, तो हो सकता है कि 14 देश डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल कर कर वो 14 देश का ग्रुप निश्चित तौर पर भारत पे कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर सकता है। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज और आगे लिखी है कि विजयी भारत की ही होगी। तो भारत तैयार है हर चीज के लिए, और भारतीय एजेंसीज को भी पता है, लीडरशिप को भी पता है कि भैया क्या चीज कैसे हो रही है। बस वो देखना है कि ये एक्शन होगा, चाहे ना चाहे भारत को एक्शन लेना पड़ेगा। और ये बांग्लादेश के पीछे जो लोग हैं ना, वो करवाएंगे, वो चाहते हैं। बस ये देखना है कि आप वो कितना स्विफ्टली कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी के साथ कर सकते हैं, कि जितना उसने बिल्डअप किया है पिछले 1, 1.5, 2 साल के अंदर, क्या आप एक झटके में उसे निपटा सकते हैं क्या? उसको आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान भी इस दौरान अपने आप को बेहतर इक्विप कर रहा है, इसलिए कह रहा हूं बार बार वो विंडो क्लोज होती जा रही है। पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर पर 35 एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं पूरी भारत बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से सिंदूर उसने देखा ना, सू करता हुआ एक आता था और ठाए, फिर उन्हें कहना पड़ता था अरे यहां तो आसमानी बिजली गिर गई है। तो वो जो ड्रोन्स आ रहे थे ना पाकिस्तान में, उसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगा रहा है पाकिस्तान। 8 जो ब्रिगेड्स हैं बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तानी जो आर्मी की ब्रिगेड्स है उस पर लगाया है। तो रावलाकोट है, कोटली है, बिम्बर है, उसके आसपास ही सारा कार्यक्रम लगाया गया। और 300 फतेह 1 रॉकेट्स के ऑर्डर दिए गए। जो ऑफ सिंदूर के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ था उसको रिप्लेनिश किया जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार तो कहना आसिम मुनीर का डिवाइन इंटरवेंशन आ गया था कि भारत 10 तारीख को रुक गया 5 बजे। वो डिवाइन इंटरवेंशन ही था कि भारत रुक गया। क्या इस बार वो डिवाइन इंटरवेंशन होगा आसिम मुनीर की भाषा में? क्योंकि इस बार चोट गहरी देनी है। बार बार का ये कार्यक्रम नहीं है कि रुक गए फिर 6 महीने बाद फिर कर गए फिर रुक गए। अब की बार सही प्रॉपर सर्जिकल इलाज होना चाहिए विद प्रिसीशन, जगलर वेन काटो। भारत जब तक ये नहीं करेगा आसान नहीं है। इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं। खैर बांग्लादेश भी छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहा है, वो अपना एक वीजा सेंटर भारत के अंदर बंद कर दिया कि हम भी वीजा नहीं देंगे। ठीक है, मत दो भाई। भारत को वैसे ही यहां से बांग्लादेश में लोग भेजने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, जितने बांग्लादेशी है ना भारत में।
उनके स्थान विशेष पर लात मार के बॉर्डर से वैसे ही बाहर किया जा रहा है। और हेमंत बिश्व शर्मा तो खुल के आ गया है, उसने तो आसाम के अंदर हाई अलर्ट कर दिया है, कह रहा भैया हाई अलर्ट है आसाम में, बीएसएफ की एक्स्ट्रा टुकड़ियां मंगवाई गई हैं, आसाम पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, ड्रोन सर्वेलेंस हो रहे हैं, नाइट टाइम पेट्रोलिंग हो रही है, साफ तैयारी है कि जितने भगाए हैं ना वापस कोई नहीं आना चाहिए। बॉर्डर इस तरह का है कि वापस से बांग्लादेशी भागेंगे आसाम की तरफ, हो सकता है उन्हें स्ट्रेटेजिकली भगाया जाए, दौड़ाया जाए, और उसकी एवज में बहुत सारे फिदाइन और उस तरह के लोग भी आए। तो भैया अब नहीं, अब बॉर्डर पे कोई रोकेगा नहीं, सीधा गोली है। खैर भारत में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो शायद, मुझे लग रहा है कि जो कार्यक्रम वो 2 बांग्लादेशियों का किया था ना 2 दिन पहले बॉर्डर के, ऐसा उनके साथ भी करना चाहिए। अभी पश्चिम बंगाल में मिला है एक साउथ 24 परगना में, उसका नाम है काला सद्दाम सरदार। ऐसे लोगों को जो टीएमसी पनाह देती है, क्या कर रहा था, अपने घर के नीचे से सुरंग बनाई बांग्लादेश तक। लोग पूछते हैं ना, यही टीएमसी वाले पूछते हैं ना, कैसे आ जाते हैं इन्फिल्ट्रेटर, अवैध घुसपैठी भारत में कैसे आ जाते हैं, क्यों नहीं रोक रहा अमित शाह। तुम्हारे वालों ने सुरंग खोदी हुई है बांग्लादेश से भारत तक, उसमें से आते ही चूहे कंगलू। अब फिर पूछते हैं कैसे आ गए इन्फिल्ट्रेटर। ऐसे आदमी को बॉर्डर पर जो वो तारे हैं ना, उसी पर ऐसे जैसे गुलेल की तरह फेंकते ना, ऐसे उधर फेंक दो। या इस जो टनल में जब कंगलू भरे हो ना, तो जो इजरायली है सीमेंट भर देते ना सुरंग में दोनों तरफ से, वो कार्यक्रम करो। हमास वाले अंदर ट्रैप हो गए थे सारे, 5 साल फंसेंगे, अगली बार आने से मना कर देंगे। जब तक ये कार्यक्रम नहीं होगा ना, जब तक हार्ड फोर्स कम से कम अपनी टेरिटरी पे तो इस्तेमाल करो यार। ठीक है तुम्हें अभी उधर नहीं जाना, इधर तो करो, मिर्ची का धुआं दो, कुछ हो तभी मजा आए, तभी तो उन्हें समझ आए कि क्या कर रहे हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या कोलेटरल डैमेज हो सकता है। खैर जो भी डेवलपमेंट आएगा इन डिफेंस डील्स, रशिया, जो भी कुछ हो रहा है इस सेगमेंट में, बांग्लादेश से जुड़ी जितनी भी खबरें होंगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।